नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं रेजोनेंस। अब आपने पढ़ा हुआ है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में रेजिस्टेंस की वजह से एम्पलीट्यूड कम होता है, डिक्रीज होता होता ज़ीरो पर आ जाता है। जैसे एक स्विंग की एग्जांपल लें, एक स्विंग जो आपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करा था और रेजिस्टेंस की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड ज़ीरो आ गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम उस स्विंग को बार बार पुश करते जाएं तो वो स्विंग का एम्पलीट्यूड मेंटेन रहने लग जाएगा, मतलब वो डिक्रीज होने के बजाय और ज़ीरो पे आने के बजाय एक जगह पर कांस्टेंट रहेगा। तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना इसके लिए ज़रूरी है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए। स्विंग की एग्जांपल पे हमने एक पुश लगाया था, वो एक्सटर्नल फोर्स एक ड्राइविंग फोर्स होती है। तो यहाँ हम ड्राइविंग फोर्स की एक डेफिनेशन देखते हैं। ए पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स applied on an oscillating body to keep it oscillating is called driving force। पीरियोडिक यानी ऐसी मोशन जो इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑसिलेटिंग बॉडी यानी एक स्विंग जो ऑसिलेट कर रहा था, टू कीप इट ऑसिलेटिंग इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स की ये डेफिनेशन प्रॉपरली बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन वर्डिंग तकरीबन यही है। तो अब ड्राइविंग फोर्स मैंने कहा एक एक्सटर्नल फोर्स है। आपने पहले से पढ़ा है कि ऑसिलेशन दो तरह की होती हैं, वाइब्रेशन दो तरह की होती हैं, फ्री और फोर्स्ड। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन वो थी जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको बार बार मूव करने पे यानी उसको वाइब्रेट करवाए। तो हम यहाँ से हम ड्राइविंग फोर्स की वजह से एक और फोर्स्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन कर सकते हैं। व्हेन एन ऑसिलेटिंग बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए पीरियोडिक ड्राइविंग फोर्स यानी एक पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स, सच ऑसिलेशन इज कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन। और इस ड्राइविंग फोर्स की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी से वो किसी चीज़ को आगे मूव कर रही है, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स इज कॉल्ड ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। जैसे अगर मैं 3 पुश दे रही हूँ इन एवरी 2 सेकेंड्स टू स्विंग, तो हम कहेंगे कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी उसकी होगी 3 हर्ट्ज। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल बुक में लिखी हुई है कि वाइब्रेशन ऑफ व्हीकल कॉज्ड बाय रनिंग ऑफ इंजन, यानी व्हीकल की जो वाइब्रेशन हो रही है वो रनिंग ऑफ इंजन की वजह से हो रही है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब ऐसी चीज़ें आपको वैसे याद, एग्जाम्पल्स को यहाँ पे याद रखने का मकसद ये है कि ये लिखी रेजोनेंस के टॉपिक में, लेकिन ये एग्जाम्पल है फोर्स्ड ऑसिलेशन की। फोर्स्ड ऑसिलेशन की एक एग्जाम्पल मैंने पढ़ाई थी जब मैंने इसकी डेफिनेशन पढ़ाई थी, 2 इसके अलावा एग्जाम्पल्स के अंदर कंपेरिजन में पढ़ाई थी, और ये एक और एग्जाम्पल है फोर्स्ड ऑसिलेशन की। In forced oscillation, amplitude depends on relation between driving frequency and natural frequency। जब external force के influence में, यहाँ पर बुक में एक एग्जांपल है, वाइब्रेशन ऑफ व्हीकल कॉज्ड बाय रनिंग ऑफ इंजन, यानी व्हीकल में जो वाइब्रेशन होती है वो ड्यू टू द इंजन होती है। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन की एक एग्जांपल मैंने डेफिनेशन के साथ पढ़ाई थी, फिर जब इनके एग्जांपल्स का कंपैरिजन किया था तो वहाँ पे भी 2 पढ़ाई थी, और एक एग्जांपल इसकी ये है जो कि रेजोनेंस के टॉपिक में लिखी है। और एमसीक्यू में अगर वाइब्रेशन ऑफ व्हीकल का पूछा जाए कि ये कौन सी ऑसिलेशन है, तो इसको रेजोनेंस से लिंक नहीं करना, बल्कि ये फोर्स्ड ऑसिलेशन है। इन फोर्स्ड ऑसिलेशन यानी ऐसी ऑसिलेशन जिसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन रिलेशन बिटवीन ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी एक बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, इन दोनों के रिलेशनशिप की वजह से हम कहते हैं एम्पलीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज करता है। अगर आइडियल सिचुएशन ये है कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो। जब ये दोनों एक दूसरे की टोटली इक्वल होती हैं, जितनी फ्रीक्वेंसी उसकी बॉडी की नेचुरल है उतनी ही हम ड्राइविंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स भी लगाते हैं, तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं रेजोनेंस। यहाँ रेजोनेंस की हम डेफिनेशन देखते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स इज सेम एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इंक्रीजेज वेरी मच, दिस फिनोमिना इज नोन एज रेजोनेंस। यानी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, तो रेजोनेंस जो होगी वो मैक्सिमम आएगी। अब ये तो एक सिचुएशन होगी जिसमें रेजोनेंस होती है।
इसके अलावा रेजोनेंस कब हो सकती है, उसके लिए मैं बताती हूँ कि इट आल्सो अकर्स व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यानी अप्लाइड फोर्स की जिस फ्रीक्वेंसी से अप्लाइड फोर्स लग रही है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का इंटेग्रल मल्टीपल हो तो भी रेजोनेंस हो सकती है। इंटेग्रल होता है होल नंबर यानी 1 2 3 4, और अगर मैं कहूँ नेचुरल फ्रीक्वेंसी f1 थी तो f1 का इंटेग्रल मल्टीपल ऐसे आ सकता है ना, 1f1 2f1 3f1 4f1। तो ये हमारे इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी है अगर ये अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाए, अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी के, जैसे f1 f2 f3 f4। f1 अब f1 के साथ कंफ्यूजन करता है तो इसलिए बुक में इसको नहीं लिखा, पॉइंट यहीं से है, यानी कि अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसको अगर एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो शायद ज़्यादा अच्छी समझ आएगी कि अगर मैं कहूँ कि एक पेंडुलम है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी f1 5 हर्ट्ज है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स वहाँ पे होगी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी 2 इंटू f1 10 हर्ट्ज हो जाएगी अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी, और f3 इज इक्वल टू 3f1, 3 टाइम्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज। यानी कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फोर्स की इक्वल हो जाए इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ऐसे में हम कहते हैं कि रेजोनेंस भी हो सकती है। एक रेजोनेंस यानी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल हों, टोटली इक्वल हों, इससे एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है। नेक्स्ट हम एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रेजोनेंस देखते हैं। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आता है 2 पेयर्स ऑफ पेंडुलम ले। एक पेयर होगा जिसमें ए और बी पेंडुलम है, उनकी लेंथ L1 है। दूसरा पेयर है सी एंड डी पेंडुलम जिनकी लेंथ L2 है, सस्पेंडेड बाय हॉरिजॉन्टल रॉड। अनदर पेंडुलम पी ऑफ वेरिएबल लेंथ। अब एक और पेंडुलम लेंगे पी जिसकी लेंथ वेरी कर सकती है, L1 भी हो सकती है और L2 भी। ये इसका सेटअप है। ये ए और बी पेंडुलम है, इनकी लेंथ L1 है। सी और डी पेंडुलम है, इनकी लेंथ L2 है। और ये पी पेंडुलम है जो कि L1 भी हो सकता है और L2 भी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट में देखते हैं केस 1 जिसमें पेंडुलम पी की लेंथ हमने L1 रखी है। अब उस पेंडुलम पी को सेट इनटू वाइब्रेशन। दिस वाइब्रेशन रीच टू अदर पेंडुलम थ्रू रोड। इस रोड के जरिए बाकी पेंडुलम तक वो वाइब्रेशन जा रही है। पेंडुलम ए एंड बी वाइब्रेट क्योंकि उनको ड्राइविंग फोर्स मिल रही है बाय द रोड। इन दोनों का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, यानी ये दोनों ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे क्योंकि इनके दरमियान रेजोनेंस हो गई विद द पेंडुलम पी। यहाँ पर इन तीनों की लेंथ सेम है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है, नेचुरल पीरियड सेम है। वाइल पेंडुलम सी एंड डी रिमेन्स एट रेस्ट, उनकी लेंथ डिफरेंट फ्रॉम पी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट फ्रॉम पी है। केस 2 देखें, अगर पेंडुलम की लेंथ हम L2 कर देते हैं और यहाँ पर पेंडुलम P को सेट इनटू वाइब्रेशन करें तो पेंडुलम C एंड D वाइब्रेट क्योंकि अब ड्राइविंग फोर्स उनको मिल रही है बाय द रोड। वाइल पेंडुलम A एंड B रिमेन्स एट रेस्ट, यहाँ उनकी क्योंकि लेंथ डिफरेंट थी फ्रॉम P, नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट हो गई फ्रॉम P। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता ये चलता है, बात सिर्फ यही प्रूव होती है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल हो जाए ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के तो रेजोनेंस होगी। ऐसे में वो पेंडुलम या कोई भी बॉडी ऑसिलेट करेगी विद लार्जर एम्पलीट्यूड। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन का एक पॉइंट है कि सेस्मिक वेव्स ऑसिलेट अर्थ अप एंड डाउन, बैक एंड फोर्थ। सेस्मिक वेव्स यानी जल्जले की लहरें अर्थ को अप डाउन और बैक एंड फोर्थ मूव करवाती हैं। तो अगर सेस्मिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी किसी भी बिल्डिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो वो दोनों रेजोनेंस शो करेंगी और ऐसे में वो बिल्डिंग ऑसिलेट करेगी विद लार्जर एम्पलीट्यूड, यानी वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ मूव करेगी और इसमें उसके कोलैप्स होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान में अर्थक्वेक था आया जो कि आज़ाद और जम्मू कश्मीर में था। इसका मैग्नीट्यूड 7.6 रेक्टर स्केल था और डेथ्स ओवर 86,000 थी। अब बुक में यहाँ पे रेक्टर स्केल की जगह गलती से रिएक्टर स्केल लिखा हुआ है तो आप उसे रेक्टर स्केल के स्पेलिंग ये करेक्ट कर लीजिएगा। रेजोनेंस
In damped oscillation, the oscillator cannot maintain its natural frequency for long duration due to resistive forces, and the amplitude of the oscillation decrease gradually with time. यानी डैम्प ऑसिलेशन की वजह से रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं जो एम्पलीट्यूड को आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करता है. But we can maintain constant amplitude by applying a periodic external force which is called a driving force. लेकिन एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखा जा सकता है by applying a periodic external force. यानी स्विंग में अगर देखें तो हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, यानी बार बार उसे पुश करते हैं, जो कि ड्राइविंग फोर्स है. Then such oscillation is called force oscillation and its frequency is called driving frequency. The vibration of a vehicle caused by running of engine is an example of forced vibration. In forced oscillation, the amplitude of the oscillation depends upon the relation between driving frequency and the natural frequency of the body. यानी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी के रिलेशन से एम्पलीट्यूड पर इफेक्ट आता है. अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी तो रेजोनेंस होगी, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा. आगे देखते हैं. इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स इज सेम एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज वेरी मच इंक्रीज्ड. दिस फिनोमिना इज नोन एज रेजोनेंस. यानी अब जब दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी दोनों फोर्सेस तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, जिस फिनोमिना को हम रेजोनेंस कहते हैं. अब इसके अलावा रेजोनेंस और कब हो सकती है? इट आल्सो अकर्स व्हेन द अप्लाइड फोर्स हैज फ्रीक्वेंसी एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी. If f is the natural frequency of the body, यहाँ पर f नहीं f1 आना चाहिए था. If f1 is the natural frequency of the body, then resonance will take place. तो ये f2 जो होगा वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ f1, f3 होगा इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ f1, तो ऐसे एंड सो ऑन चलता रहेगा. नेक्स्ट पेज पर रेजोनेंस की एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है, यानी वही पेंडुलम वाली एग्जाम्पल. To demonstrate the resonance phenomena, we perform a single experiment. The experimental setup consists of two pairs of pendulums, A and B and C and D, such that the length of A and B is L1 and length of C and D is L2. All the pendulums are suspended by a horizontal rod, जैसे कि फिगर में शो किया गया है. Now we introduce another pendulum P whose length can be varied either L1 or L2. Consider the case when the length of the pendulum P is equal to L1. If the pendulum P is set into vibration, this vibration reaches the other pendulums through the rod. Then the pendulum A and B receive a driving force through the rod and they also start vibration and their amplitude increase due to the resonance phenomena because their lengths, natural frequency and natural periods are same. At the same time, the pendulum C and D whose natural frequencies are different from natural frequency of P do not oscillate. That is, they continue to remain at rest. यहाँ तक ये केस 1 लिखा हुआ है. तो केस 2 देखते हैं. If the length of pendulum P is made equal to L2 and allowed to vibrate, then pendulum C and D starts vibration due to resonance, while pendulum A and B remains at rest. तो ये एक्सपेरिमेंट आपको लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे ऐसा कुछ रह नहीं गया. आगे इसके साथ जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन का पॉइंट है वो देख लेते हैं. इसमें लिखा है रेजोनेंस इज द ऑसिलेशन अप एंड डाउन बैक एंड फोर्थ मोशन काज्ड बाय सेस्मिक वेव्स. रेजोनेंस एक फिनोमिना है जो कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है किसी ऑसिलेशन का. तो रेजोनेंस खुद ऑसिलेशन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन हाँ सेस्मिक वेव्स काज करती हैं अप एंड डाउन बैक एंड फोर्थ मोशन. ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक बिल्डिंग ऑसिलेट. एन अर्थक्वेक अकर्ड इन पाकिस्तान मैग्नीट्यूड 7.6 ऑन रेक्टर. ये रेक्टर के स्पेलिंग गलत है, रिएक्टर लिखा हुआ है. ऑन रेक्टर स्केल ऑन 8 अक्टूबर 2005 इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर. Azad and Jammu Kashmir, a territory under Pakistan. It was centered near the city of Muzaffarabad. Over 86,000 people died during this earthquake. मेरी सजेशन में ये ऐसे लिखा जा सकता है. During an earthquake, seismic waves causes buildings to move up and down, back and forth. If the frequency of the seismic waves matches the natural frequency of the building, resonance occur. As a result, the buildings oscillate with large amplitude and may collapse. इसके बाद वो पाकिस्तान में अर्थक्वेक की जो एग्जांपल लिखी है वो आप लिख सकते हैं. कुछ ऐसे फिनोमिना होते हैं जिसमें रेजोनेंस यूजफुल होती है, जैसे हीटिंग एंड कुकिंग फूड इन माइक्रोवेव. माइक्रोवेव ओवन जनरेट सुपर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम 3 GHz to 30 GHz and wavelength is of about 12 cm.
that scattered throughout the oven. अब ये फ्रीक्वेंसी फूड के अंदर के वाटर मॉलिक्यूल्स को एक्साइट करती है, एंड जब वाटर मॉलिक्यूल एक्साइट होंगे तो वो ऑसिलेट करेंगे विद सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव, यानी फूड के मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी भी यही माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यानी इसमें रेजोनेंस शुरू हो जाएगी। ऐसे में मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे विद वन अनदर एंड जनरेट फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन की वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर चेंज इनटू हीट, यानी एनर्जी की एक फॉर्म हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट वार्म्स द फूड। अब प्लास्टिक और ग्लास के कंटेनर्स होते हैं वो दे डू नॉट हीट अप एज नो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। दूसरी एप्लीकेशन है रेडियो ट्यूनिंग। टर्न द ट्यूनिंग नॉब ऑफ रेडियो सर्किट। जब रेडियो सर्किट की ट्यूनिंग नॉब को आप टर्न करते हैं तो एक्चुअली हम उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे होते हैं। व्हेन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीवर, यानी ये रेडियो सर्किट रिसीवर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो स्टेशन, यानी रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से सिंक्रोनाइज हो जाए, तब रेजोनेंस होती है। ऐसे में मैक्सिमम सिग्नल रिसीव होंगे इस स्टेशन से, यानी मैक्सिमम एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द स्टेशन। तो दिस इज़ द ओनली स्टेशन वी हेयर, जिसके साथ वो सिंक्रोनाइज होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी के साथ वो इक्वल होगी, वही स्टेशन हमें सुनाई देगा। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जिसमें कहते हैं रेजोनेंस शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से लार्जर एम्पलीट्यूड की वाइब्रेशंस होती हैं। तो इसमें पहले देखते हैं ब्रिज वाइब्रेशन। ब्रिज की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। जब सोल्जर मार्च करते हैं इन स्टेप्स तो उनकी फुट स्टेप फ्रीक्वेंसी ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ इक्वल हो सकती है, जिससे रेजोनेंस होगी। अब ब्रिज सेट इनटू वाइब्रेशंस विद लार्ज एम्पलीट्यूड एंड मे कोलैप्स। दूसरी सिचुएशन ये है एरोप्लेन विंग्स। एरोप्लेन के विंग्स जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम के लिए एरोप्लेन पे दो विंग्स होते हैं, तो वो एक्सपीरियंस करते हैं फोर्सेस, जिसमें आता है एरोडायनामिक फोर्सेस, यानी हवा के फोर्स, टर्बुलेंस, हवा के जो झटके होते हैं, इंजन वाइब्रेशंस। इसकी इन फोर्सेस की फ्रीक्वेंसी अगर एरोप्लेन विंग्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, यानी विंग्स की जो एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो इन फोर्सेस के साथ अगर सिंक्रोनाइज कर जाए तो रेजोनेंस होगी। ये रेजोनेंस जो होगी इसकी वजह से विंग्स जो है वो लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे और इस वजह से विंग्स डैमेज भी हो सकते हैं, दैट कैन बी डेंजरस। अब बुक से देखते हैं सम सर्कमस्टांसेस इन विच रेजोनेंस इज यूजफुल। नंबर 1, हीटिंग और कुकिंग फूड इन माइक्रोवेव ओवन। Microwave ovens generate super high frequency electromagnetic waves 3 GHz to 30 GHz and wavelength of about 12 cm and scatter them throughout the oven. The frequency of microwave excites water molecule in food, causing them to oscillate at the same frequency at microwaves and cause them to collide with one another. अब फूड के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी उसको एक्साइट करती है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी माइक्रोवेव ओवन की इस फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऑसिलेट करते हैं और कोलिजन करते हैं। फ्रिक्शन जनरेटेड बाय द कोलिजन चेंजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इनटू हीट दैट वार्म्स द फूड। फूड कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स कैन ओनली बी हीटेड बाय माइक्रोवेव ओवन एज शोन। फिगर में दिखाया हुआ एक माइक्रोवेव ओवन। द प्लास्टिक और ग्लास कंटेनर डू नॉट हीट अप सिंस दे डू नॉट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स। सेकेंड है रेडियो ट्यूनिंग। द ट्यूनिंग ऑफ एन एनालॉग रेडियो सेट फॉर अ सर्टेन स्टेशन इज आल्सो बेस्ड ऑन रेजोनेंस इन विच वी नीड टू टर्न द नोब ऑफ रेडियो टू ट्यून ए स्टेशन। इसमें हम नोब को टर्न करते हैं जिससे हम अपना स्टेशन सेट करते हैं। हेयर एक्चुअली वी चेंज द natural frequency of the electric circuit of receiver to make it equal to the transmission frequency of the radio station। यानी एक्चुअली हम अपने जो हमारे पास पड़ा होता है रिसीवर सेट, जिसे इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ रिसीवर कह रहे हैं, ताकि उसको हम इक्वल करें ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो स्टेशन, यानी रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी के साथ। व्हेन टू फ्रीक्वेंसीज मैच विद each other then resonance occurs and energy absorbed by the station is maximum. This is the only station we hear. A simple radio is shown in figure. Following are some circumstances in which resonance should be avoided. Number 1, bridge vibration. The soldiers are advised to break their steps while crossing a bridge.
यानी सोल्जर्स को कहा जाता है ब्रिज क्रॉस करते हुए, मार्च करते हुए ना गुजरें। इफ द सोल्जर्स मार्च इन स्टेप्स देन इट इज पॉसिबल दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर फुट स्टेप becomes equal to the natural frequency of the bridge, and the bridge may be set into vibrations with large amplitude due to the resonance, and bridge may collapse. Second है aeroplane wings. For equilibrium, the structure of an aeroplane has been designed with its two wings. The wings experience the force such as aerodynamic force, ये हवा की फोर्स होगी, टर्बुलेंस हवा में जो डिस्टर्बेंस होती है, इंजन वाइब्रेशंस एटसेट्रा. When the frequency of these vibrations are matching with the natural frequency of the wings, the resonance will occur and it may be proved dangerous. इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन का आगे पॉइंट देखें तो इसमें सबसे पहले है साउंड बोर्ड और वायलिन, गिटार और पियानो. अगर आप इनमें से कोई एक भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंसीडर करें तो इनमें एक बोर्ड होता है, वुडन बोर्ड, और इसके अलावा इसमें स्ट्रिंग्स होती हैं. जब म्यूजिशियन स्ट्राइक्स द स्ट्रिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट देन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड वेव्स. स्ट्रिंग वाइब्रेट करेंगे, उसके अंदर साउंड वेव प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस. ये वाइब्रेशन ट्रांसफ़र करती है अपनी एनर्जी टू द होलो वुडन बॉक्स, यानी उसका जो वुडन बॉक्स है जिसे हम साउंड बोर्ड कहते हैं, उस होलो वुडन बॉक्स को ये वाइब्रेशंस अपनी ट्रांसफ़र करती हैं एनर्जी. जब इस वुडन बॉक्स की फ्रीक्वेंसी इस स्ट्रिंग ने जो साउंड वेव प्रोड्यूस की उसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाए तो रेजोनेंस होगी, जिसकी वजह से हमें एम्पलीफाइड साउंड वेव्स मिलेंगी और हम लाउड और रिच साउंड सुनाई देता है. आगे है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई. ये एक रेजोनेंस की मेडिकल एप्लीकेशन है. इसके ज़रिए ब्रेन, स्पाइन या बॉडी के किसी सॉफ्ट टिश्यू की क्लियर पिक्चर मिलती है. मेडिकल में जितनी इम्पोर्टेंस ट्रीटमेंट की है उसी तरह डायग्नोसिस भी इम्पोर्टेंट है. तो इट इज़ एन इम्प्रूव्ड मेडिकल डायग्नोस्टिक टेक्निक. एमआरआई मशीन यूज़ करती है स्ट्रॉन्ग रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस जो कि एनर्जी देती हैं बॉडी के एटॉमिक न्यूक्लियाई को, और बॉडी जो है वो एटम से बनी है, जैसे हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, वो इस एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं एंड बिगन टू ऑसिलेट. अब बॉडी के जो न्यूक्लियाई हैं उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब इस एमआरआई मशीन की रेडियो फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है तो रेजोनेंस होती है, जिसकी वजह से बॉडी के न्यूक्लियाई ऑसिलेट करते हैं. अब बॉडी का हर टिश्यू डिफरेंट पैटर्न ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब करता है. तो ये पैटर्न ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब्ड इज डिटेक्टेड बाय कंप्यूटर एंड एमआरआई फोटोग्राफ्स आर जनरेटेड. लास्ट है मोशन ऑफ ए स्विंग. जब स्विंग को सूटेबल पीरियोडिक फोर्स यानी एक रेगुलर इंटरवल के बाद पुश किया जाए तो इससे उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि स्विंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी उस पुश यानी पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है, जिससे रेजोनेंस होगी और एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा. द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद विच इट ऑसिलेट्स इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. इस बात का मतलब है जब रेजोनेंस होती है तो ऑब्जेक्ट एक एक्सटर्नल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स से वाइब्रेट करता है. इस वक्त वो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, तो उसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं. जो ऑब्जेक्ट में इटसेल्फ प्रेजेंट होती है वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, उसको इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कंफ्यूज नहीं करना. इस बात की समझ आपको शायद इससे ज़्यादा अच्छी आ जाए दैट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स, एंड एट रेजोनेंस इट इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी. आगे देखते हैं. द साउंड बोर्ड ऑफ ए पियानो, वायलिन एंड गिटार resonates with the vibration of string when the musician strikes the strings of a musical instrument such as guitar or violin. The string produce sound waves in the form of vibrations. These vibrations transfer their energy to the hollow wooden box of the instrument. म्यूजिशियन ने स्ट्रिंग को स्ट्राइक किया जिससे साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुई, वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करती हैं वुडन बॉक्स को, जो कि आगे रेजोनेट करेगा इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ और एम्पलीफाइड होकर हमें एक साउंड आएगा. द साउंड बॉक्स रेजोनेट्स amplifying the sound waves. The amplified sound waves are then emitted, producing a louder and richer sound. सेकंड है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI is an improved medical diagnostic technique in which strong radio frequency radiations are used to cause nuclei to oscillate.
यानी मशीन की रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स की वजह से बॉडी के न्यूक्लियाई ऑसिलेट होते हैं। एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय द न्यूक्लियाई। द पैटर्न ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब्ड कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस ए कंप्यूटर enhanced photograph. The amplitude of a swing can be increased by applying a suitable periodic force on it regularly. स्विंग पर अगर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाई जाए यानी एक्सटर्नल पुश दिया जा रहा है तो उससे स्विंग का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। इट मस्ट बी नोटेड दैट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्विंग मैचेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पुश एम्पलीफाइंग द मोशन। हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक था। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।